हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर की आज की क्लास में मैं आप लोगों के पेपर 2 का अध्ययन कराऊंगा। पेपर 2 में देखिए हम लोगों ने अभी तक 5 यूनिट का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अभी आप लोगों की 3 यूनिट और अध्ययन करने बाकी हैं, छठवां, सातवां और आठवां। तो छठवां यूनिट आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे और आपके सिलेबस का जो छठवां यूनिट है वो किससे संबंधित है? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी विचलनशीलता की माप। इसमें हम लोग को देखना है कि विचलनशीलता क्या होती है, विचलनशीलता को कैसे मापा जाता है, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इसके क्या कैलकुलेशन के सूत्र हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। फर्स्ट पेपर में भी देखिए मैंने आप लोगों को 7 यूनिट तक का अध्ययन करा दिया है, 1 यूनिट आप लोग का और बचा हुआ है, लेकिन पेपर 2 देखिए उससे पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पेपर 2 को भी 7वें यूनिट तक करा दिया जाए, फिर दोनों पेपर के 8वां यूनिट जो है आपको करा के आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और अध्ययन करते हैं विचलनशीलता की माप का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। फिफ्थ सेमेस्टर में देखिए पेपर 2 का अध्ययन किया जा रहा है। पेपर 2 का नाम क्या है? शैक्षिक सांख्यिकी, यानी एजुकेशनल स्टैटिक्स। कोर्स कोड क्या है? E010502T। ठीक है, तो देखिए जो जो यूनिट बचे हुए हैं, छठवां यूनिट है आपका, इसका क्या नाम है? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी विचलनशीलता की माप। इसमें हमको देखिए क्या क्या पढ़ना है कि परिभाषा, उपयोग और संगणना किस चीज का? प्रसार का, माध्य विचलन का और मानक विचलन, यानी तीनों का परिभाषा पढ़ना है, इसका उपयोग पढ़ना है, इनका कैलकुलेशन। उसके बाद फिर देखिए आपका जो 7वां यूनिट है वो देखिए कोरिलेशन से संबंधित, यानी सहसंबंध। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है कि इसका अर्थ, प्रकार, उपयोग और गणना किसका किसका? सहसंबंध के गुणांक का, स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि का और कार्ल पियर्सन की उत्पाद क्षण विधि का। यानी इन तीनों का हमको अर्थ देखना है, प्रकार देखना है, उपयोगिता देखना है और गणना। उसके बाद फिर देखिए आपका जो 8वां यूनिट है उसका नाम है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी सामान्य संभाव्यता वक्र। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि सामान्य संभाव्यता वक्र क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट जानना है, अवधारणा जानना है और इसकी विशेषता। तो इतनी सारी चीजें आपको इस पेपर में और पढ़नी बाकी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आपका यूनिट 6 शुरू करते हैं। यूनिट 6 देखिए किस नाम से है? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी विचलनशीलता की माप। ठीक है, तो विचलनशीलता की माप जो है आपको इसमें पढ़नी है। और देखिए विचलनशीलता की जो माप वाला यूनिट है इसमें देखिए आप लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें आपको पढ़नी है देखिए कि परिभाषा, उपयोग और संगणना किस चीज का? प्रसार का, माध्य विचलन का और मानक विचलन का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विचलनशीलता की माप क्या होती है, यानी मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ में देखिए विचलनशीलता या प्रसरण, जिसको डिस्पर्सन या वेरिएबिलिटी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी सांख्यिकी वितरण में, यानी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों में परस्पर कितनी भिन्नता या फैलाव है, यानी किसी भी सांख्यिकी गणना में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों के बीच में आपस में कितनी भिन्नता है और उनके बीच में किस प्रकार का फैलाव है, उसी का क्या कहा जाता है? हम विचलनशीलता की माप। विचलनशीलता देखिए वह माप है जो यह बताती है कि दिए गए आंकड़े औसत से कितने दूर या निकट, यानी कोई आंकड़ा दिया गया है तो वो आंकड़ा जो है औसत से दूर है, कितना दूर है, कितना निकट है, यही आप देखिए। विचलनशीलता की क्या आवश्यकता होती है? नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबिलिटी। तो पहला देखिए इंपॉर्टेंस का क्या है कि यह बताती है कि आंकड़े कितने समान या असमान हैं। दूसरा, औसत के साथ यह वितरण का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। तीसरा क्या है कि दो या अधिक वितरणों की तुलना, यानी कंपैरिजन करने में यह सहायता करती है। चौथा देखिए क्या है? आंकड़ों की विश्वसनीयता का इससे पता चलता है। और पांचवा क्या है कि योजना, नीति निर्धारण और निर्णय लेने में यह उपयोगी होती है। तो ये इसकी थी आवश्यकता। अब देखिए विचलनशीलता की जो प्रमुख मापें हैं वो क्या क्या है? मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वेरिएबिलिटी। तो पहला देखिए क्या है कि इसका सूत्र क्या है कि R बराबर L माइनस एस, यानी यहाँ पर L का मान क्या होता है? अधिकतम मान के लिए उपयोग होता है। S किसके लिए उपयोग होता है? न्यूनतम मान के लिए। इसका देखिए माप का नाम क्या होता है? परास या रेंज कहते हैं इसको। इसका विवरण क्या होता है कि यह अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर कहलाता है।
दूसरा देखिए क्या होता है क्रमांक में, इसका सूत्र होता है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू एन बटा में 2। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। यह देखिए क्या होता है, यह मध्य के 50% आंकड़ों का फैलाव बताता है। तीसरा देखिए किस तरीके से मापा जाता है, इसका सूत्र होता है एम डी इज इक्वल टू समीशन, यानी यह कैसे मापा जाता है, एक्स माइनस ए। देखिए इस तरीके से इसको मापा जाता है, यानी औसत विचलन मीन डेविएशन जो है वो क्या होता है एक्स माइनस ए, और प्रत्येक मान की औसत से इसका विचलन का औसत जो है बटा में एक्स माइनस ए बटा में एन करके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, चौथा देखिए क्या है, इसका सूत्र होता है सिग्मा इज इक्वल टू देखिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा में एन। ठीक है, तो इसको देखिए मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मान के औसत से जो वर्गीय विचलन का औसत है उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पांचवा जो सूत्र है देखिए वो है, देखिए वेरिएंस बराबर क्या है, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये देखिए वेरिएंस के कैलकुलेट करने के लिए होता है, यह मानक विचलन का वर्ग होता है। अब देखिए ये मापों की तुलनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, इनको आपस में तुलनात्मक रूप से कैसे देखेंगे। तो माप यहाँ पे देखिए है परास यानी रेंज को, तो देखिए गणना में ये क्या होता है, सबसे सरल होता है। सटीकता इसकी कम सटीक होती है, यानी सरल तो है लेकिन सटीक नहीं है। सभी मानों पर निर्भरता नहीं होती है। अत्यधिक प्रभावित होती है चरम मानों से, यानी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, चरम मान से। चतुर्थक विचलन देखिए क्या है, थोड़ा कठिन होता है गणना में, लेकिन इसकी सटीकता जो है मध्यम आकार की होती है। सभी मानों पर निर्भरता इसकी भी नहीं होती है, यह मध्य के 50% डाटा को दर्शाता है। तीसरा देखिए माप है औसत विचलन, यह देखिए गणना में सरलता में क्या होता है, मध्यम होता है। यह सटीकता में बेहतर होता है, और इसमें देखिए सभी मानों पर निर्भरता होती है। यह औसत से विचलन का औसत है। चौथा माप देखिए क्या है, मानक विचलन। यह देखिए गणना में कठिन होता है, लेकिन इसकी सटीकता क्या होती है, अत्यधिक सही होती है। यह देखिए सभी मानों पर निर्भरता इसकी होती है। यह सबसे विश्वसनीय माप माना जाता है। ठीक, अब देखिए तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि विचलनशीलता की जो मापें होती हैं किसी वितरण के फैलाव का अध्ययन करने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक माप माना जाता है, क्योंकि यह सभी आंकड़ों को ध्यान में रखती है और गणितीय रूप से सर्वाधिक सटीक होती है। ठीक, देखिए सब अब पहला जो आपका दिया है रेंज परास, तो परास की परिभाषा देखिए क्या होती है, किसी भी आंकड़ों के समूह यानी डाटा सेट में सबसे बड़े और सबसे छोटे मान यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, परास। यानी सबसे बड़ा जो मान और सबसे छोटा मान उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वह क्या कहलाता है, रेंज। रेंज को देखिए कैसे दिखाया जाता है, रेंज बराबर क्या होता है, एल माइनस एस, एल मैंने लिस्ट और एस मैंने सबसे बड़ा। देखिए एल का मतलब क्या होता है, अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू, और एस का मतलब क्या होता है, न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, उसमें देखिए कि यदि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, जैसे देखिए 45, 60, 75, 80 और 90, 5 विद्यार्थी हैं, इनका अंक इस प्रकार से है। तो इनकी जब रेंज निकालनी होगी तो कैसे निकाली जाएगी, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट और सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट में एक दूसरे में क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। यदि सबसे ज़्यादा वाले में से सबसे कम को घटा दिया जाएगा तो इसकी रेंज क्या निकल कर आएगी, 45। ठीक, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि आंकड़ों के फैलाव यानी डिस्पर्सन की सरलतम जानकारी देता है। यह डेटा की कंसिस्टेंसी संगति और वेरिएबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता का अंदाजा लगाने के लिए। तीसरा क्या है कि यह सबसे सरल परिणाम है, परंतु यह केवल 2 मूल्यों पर निर्भर करता है, इसलिए बहुत सटीक नहीं होता। ठीक, अब देखिए दूसरा है आपका मीन डेविएशन, औसत विचलन। इसकी देखिए परिभाषा क्या है कि किसी भी आंकड़ों के समूह में प्रत्येक मान और उनके माध्य यानी मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड से परम विचलन यानी एब्सोल्यूट डेविएशन का औसत, औसत विचलन यानी मीन डेविएशन कहलाता है। मीन डेविएशन को देखिए अबाउट मीन भी कहा जाता है। इसका देखिए बराबर सूत्र क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। यहाँ पर देखिए एक्स का बराबर मतलब क्या होता है कि प्रत्येक अवलोकन, एक्स बार का मतलब होता है माध्य, और एन का मतलब होता है कुल अवलोकन की संख्या।
इसका देखिए एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, डाटा दिया गया कि 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। अब इसमें क्या है, आपको निकालना है इसका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालना है, तो इसको देखिए सूत्र में लगाएंगे हम। मीन ऑफ द गिवन डाटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म बटा में टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी जितने सम है इनको जोड़ देंगे और फिर इनके संख्या से भाग दे देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। मीन क्या है इसका, निकल के आया 9 आया, इन सभी को आपस में जोड़ा गया, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, टोटल आया 72 और टोटल संख्याएं कितनी है 8, तो इसको भाग देंगे तो आएगा 9, इसका मीन निकल के आएगा 9। अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, समेशन ऑफ x1 माइनस एक्स का 12/8, तो ये आएगा 22/8। इसका देखिए जो मीन डेविएशन क्या है 2.75, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखिए यहाँ पर अरेंज किया जाता है। इस तरीके से अरेंज करने के बाद इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। देखिए इसको आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं बड़ा करके, ये देखिए इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग देखिए इसका कहाँ होता है कि डेटा के औसत से विचलन की औसत दूरी को बताता है यह। दूसरा उपयोग तुलना के लिए विभिन्न समूहों की विचलनशीलता ज्ञात करने में यह उपयोगी होता है। तीसरा क्या है कि यह सटीकता में रेंज से बेहतर परंतु स्टैंडर्ड डेविएशन से कम माना जाता है, यानी रेंज से बेहतर होता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से यह थोड़ा कम सटीक होता है। अब देखिए अंतिम जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणक विचलन या मानक विचलन भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखिए होती है कि किसी भी आंकड़ों के समूह में प्रत्येक मान और उनके माध्य के बीच के विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल प्रमाण जो है विचलन कहलाता है, ठीक। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, एच डी इज इक्वल टू होल का सम देखिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपन n। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि कुछ आंकड़े दिए जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य क्या निकल के आया, सबको जोड़ के इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो कितना आया 30 आया। अब फिर देखिए स्टेप 2 क्या होगा कि इसका विचलन ज्ञात करेंगे, x माइनस एक्स बार और उसके वर्ग x माइनस एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर -20, -10, 0, 10, 20 और एक्स स्क्वायर देखिए क्या होगा 400, 100, 0, 100, 400, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये वर्ग निकाल लेंगे। उसके बाद फिर देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले में देखिए इसको क्या करेंगे, फिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या आया 1000, तो एच डी क्या हो जाएगा 1000 बटा में 5 का कर्ण, यानी सर्ड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 200 और ये इसका जब वर्ग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.14, ठीक है। तो ये इसका क्या आया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका उपयोग देखिए कहाँ पर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आंकड़ों की वास्तविक फैलाव को दर्शाने के लिए, सांख्यिकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मनोविज्ञान आदि क्षेत्र में यह उपयोगी होता है। यह सबसे विश्वसनीय या रिलायबल और सटीक माप माना जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी भी निकालने के लिए भी इसका उपयोग होता है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, सी भी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा में एक्स बार इंटू 100। ये सब देखिए जो सूत्र है ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सूत्रों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसका समरी टेबल है, तो किसका किसका रेंज का देखिए सूत्र क्या होता है एल माइनस एस। उदाहरण के लिए जैसे 45 परिणाम, ये सरल फैलाव के माप के लिए होता है। मीन डेविएशन औसत विचलन का देखिए सूत्र क्या होता है समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए क्या होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में n। इसका उदाहरण देखिए परिणाम क्या आया था 14.14। यह सटीक और विश्वसनीय फैलाव को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके इस यूनिट में इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, और इसके आने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, अनसॉल्व क्वेश्चन हों, तो उनसे भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको कभी कभी क्या होता है कि इनका जो फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है सूत्र भी पूछा जाता है। किसी किसी एग्जाम में 1-2 सम्स भी दे दिए जाते हैं इनके कैलकुलेशन से, तो उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप उन सारे सवालों को कर लेंगे, ठीक है। सूत्र वगैरह जो है सही तरीके से आपको उसमें फिट करना होगा और उसको कैलकुलेट करना होगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और आज आपका जो है इस पेपर का 6वां यूनिट भी कंप्लीट करा दिया गया। अब बचा है 2 यूनिट, उन 2 यूनिट को भी जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा, और जिससे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अजीब लगेगा, नया लगेगा जिन स्टूडेंट्स ने मैथ नहीं पढ़ा होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने मैथ पढ़ा होगा तो उनको ये सब चीज़ें जो है नोन लगेंगी, यानी लगेगा कि उन्होंने पहले कभी पढ़ा है, तो उनके लिए कठिन नहीं है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो किसी भी स्टूडेंट को करना होगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए ये सब चीज़ें आपको सही तरीके से नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि इसका उपयोग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको आसानी से पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।